गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9th के हिंदी के विषय की कार्यपत्रक संख्या नंबर 3 यानी कि वर्कशीट नंबर 3। यह हमारी 9 जुलाई 2021 की वर्कशीट रहने वाली है। इस वर्कशीट में हम करने वाले हैं गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के हम उत्तर देने वाले हैं। जैसे कि हमने पिछली वर्कशीट में गद्यांश को पढ़कर उत्तर दिए थे, कुछ उसी तरीके से हमें इस वर्कशीट में भी करने वाले हैं। ये बहुत ही बेहद ही आसान वर्कशीट आपकी रहने वाली है। सो अपठित गद्यांश होता क्या है? अपठित गद्यांश का मतलब क्या है? अपठित गद्यांश का मतलब ये है कि आपको ये जो पूरा पैराग्राफ दिया जाता है, पूरा एक गद्यांश दिया जाता है, ये आपकी बुक में से एक भी नहीं होता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक अलग तरीके से दिया जाता है ताकि जैसे मान लीजिए कोई भी छोटा बच्चा अगर स्कूल में उसका दाखिला होता है तो टीचर उसे चॉकलेट और टॉफ़ियाँ देता है ताकि उसका मन लग जाए। तो ये भी कुछ इसी तरीके से ही है ताकि आपको इस तरीके के क्वेश्चन आंसर्स करना आ जाए। ठीक है, एक तरह से बेसिक, जैसे कि आपको पता ही है जुलाई में हम बेसिक चीज़ें ही लर्न कर रहे हैं, तो ये उसी तरीके की हमारी वर्कशीट अभी आने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत में एक परंपरा थी कि साल भर की उपज का एक हिस्सा राजा का भाग माना जाता था। ठीक है, जो भी साल भर में पैदावार होती थी उसका एक हिस्सा यानी कि 1/4 हिस्सा राजा को दिया जाता था। ठीक है, जो साझे में खेती करने वाले किसान थे, जिनका ज़मीन पर संयुक्त स्वामित्व होता था। ठीक है, या तो संयुक्त स्वामित्व होता था या अपने गांव का खुद प्रबंध करने वाले ग्रामीण समाज खीराज या कर के रूप में शासक को देते थे। यानी कि क्या करते थे वो, या तो कर देते थे या तो अनाज का 1/4 यानी कि एक हिस्सा राजा को देते थे। सालाना पैदावार के घटने बढ़ने के साथ राजा को भाग भी अपने आप घटता बढ़ता रहता था, है ना। ठीक है, अंग्रेज़ों ने इस पुरानी परंपरा को ख़त्म करके एक निश्चित नगद रकम के रूप में माल गुजारी लेना शुरू कर दिया। क्या किया उन्होंने? एक इन सारी परंपरा को क्या किया, ख़त्म कर दिया और माल गुजारी लेना शुरू कर दिया। मतलब कि यह रकम ज़मीन के हिसाब से तय की जाती थी। यह रकम क्या होती थी? ज़मीन, यानी कि किसकी 1 एकड़ है, किसकी 2 एकड़ है, किसकी 10 एकड़ है, उसी के हिसाब से उसे क्या करते थे, कर देते थे, यानी कि रकम देते थे। और साल भर की पैदावार चाहे कम हो चाहे ज़्यादा, जो रकम पहले तय की गई है वही वसूल की जाती थी। अब ये तो गलत बात है ना। पहले जब राजा का शासन था तो ऐसा नहीं होता था, पर जब अंग्रेज़ों का शासन हो गया तब उन्होंने पहले वाली परंपरा का हटाकर ये परंपरा कर दी। ठीक है, कई बार आपने जोधा अकबर सीरियल में देखा होगा, उसमें इस तरीके का एक एपिसोड दिखाया गया था। ठीक है, चलिए। और ज़्यादातर माल गुजारी अलग अलग व्यक्तियों पर लगाई जाती थी, जो या तो खुद खेती करने वाले काश्तकार थे या तो सरकार द्वारा नियुक्त किए गए ज़मींदार थे। ठीक है, इसके बाद जो कसर बची थी वह भारत के इंग्लैंड के ढंग की ज़मींदारी प्रथा और वहाँ की पूंजीवादी कानून व्यवस्था जारी करके पूरी कर दी गई। ठीक है, जो कसर बाकी थी वो क्या किया, इंग्लैंड के ढंग की जो ज़मींदारी और प्रथा थी, उन्होंने क्या किया, पूंजीवादी जो व्यवस्था थी उसको पूरी कर दी गई। ठीक है, जो कसर बाकी थी। इस परिवर्तन के द्वारा व्यवहार में अंग्रेज विजेताओं की हुक्म का सारी ज़मीन का अंतिम अधिकार कायम हो गया। ठीक है, किसान महज दूसरे की ज़मीन पर लगान देकर खेती करने वाला बन गया। लगान देने पर उसे ज़मीन में बेदखल कर दिया जाता था या अंग्रेज़ सरकार ज़मीन का कुछ ऐसे लोगों को दे दी थी जिनको उनसे ज़मींदार नमाज करना पसंद था। ठीक है, यानी कि अंग्रेज क्या करते थे, उनको दे देते थे जिनको नामजद करना पसंद था। ठीक है, यह लोग भी सरकार की मर्ज़ी से ही ज़मीन के मालिक थे और माल गुजारी ना देकर उनसे भी ज़मीन छीन ली जाती थी। उनसे माल गुजारी नहीं देते थे और ज़मीन छीन लेते थे किसानों से। तो ये हमने एक पूरा गद्यांश पढ़ लिया। ठीक है बच्चों, अब हम नीचे दिए गए प्रश्न उत्तर करते हैं। मालगुजारी जमींदार ज़्यादातर शब्दों में से प्रत्यय छाटिए। जैसे कि उदाहरणियाँ दे रखा है पूंजीवादी, पूंजीवादी में पूंजी और वादी। ठीक है, आप जल्दी बताइए उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है? जी हाँ, उपसर्ग का मतलब होता है जो किसी भी शब्द के शुरू में लगकर उसका अर्थ बदल देता है, और प्रत्यय वो होता है जो किसी भी शब्द के लास्ट में लगकर यानी कि अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देता है। ठीक है, अगर उपसर्ग हम लें पूंजी, पूंजी में हम जोड़ दें वादी तो बन गया एक नया वर्ड पूंजीवादी। तो हमें क्या करना है, मालगुजारी जमींदार और ज़्यादातर शब्दों में से प्रत्यय छाटना है। तो देखिए, पहले लिखते हैं हम मालगुजारी।
माल प्लस में गुजारी, ठीक है, माल गुजारी। अब इसमें देखिए, इसमें प्रत्यय क्या है, इसमें प्रत्यय है हमारा गुजारी, क्योंकि ये लास्ट में आ रहा है। माल का मतलब अलग है, गुजारी का मतलब अलग है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, प्रत्यय लिखोगे। चलिए आपको मैं लिखकर दिखा देता हूँ कि इसे आपको किस तरीके से लिखना है। ओके, तो जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहले आपको लिख देना है माल प्लस गुजारी इज इक्वल टू, यानी कि जो बराबर का निशान होता है, बराबर माल गुजारी, ठीक है। इसके बाद आप नीचे लिखोगे प्रत्यय और उसके सामने एक तीर लगाकर क्या लिख दोगे, गुजारी लिख दोगे, यानी गुजारी इसमें प्रत्यय हो जाएगा। फिर आता है जमींदार, तो जमींदार में आप जमीन, ऊपर अंक की बिंदु आपको दिख रही होगी ना, तो ज़मीन लिखोगे और फिर दारी लिखोगे, ज़मींदारी, ठीक है। प्लस में ज़मींदारी और बराबर में आप लिख दोगे पूरा वर्ड ज़मींदार। उसके बाद फिर क्या कर दोगे आप, प्रत्यय लगाओ, प्रत्यय लिखोगे और फिर तीर लगा कर लिख दोगे दारी, ठीक है, दारी लिख दोगे। ओके, अब फिर है ज़्यादातर। ज़्यादातर के लिए आप ज़्यादा लिखोगे, प्लस में तर लिखोगे और बराबर में ज़्यादातर लिख दोगे और फिर नीचे लिख दोगे प्रत्यय के सामने एक तीर लगाकर लिख दीजिएगा तर, ठीक है, तर, ज़्यादा तर। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब है सालाना शब्द से क्या आप समझते हैं। तो जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, सालाना शब्द का मतलब होता है पूरे वर्ष का, ठीक है, पूरे वर्ष में किया हुआ जो भी काम है उसे हम सालाना के तौर पर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि सालाना सैलरी, सालाना क्या नाम है उपज, ठीक है, सालाना पैदावार, इस तरीके से आप लिख दोगे एग्जाम्पल के तौर पर। ओके, अपने परिवार की सहायता से उपयुक्त गद्यांश में उर्दू के शब्द को आपको छांटना है। तो ये आप अपने परिवार की सहायता से कर लीजिएगा, ओके, ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। फिर देखिए, चौथे क्वेश्चन में आपको दे रखा है ज़मीन, मालिक और राजा का विलोम शब्द आपको बताना है। तो ज़मीन का विलोम शब्द है आसमान, आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। मालिक का विलोम है नौकर और राजा का विलोम है रंक, ठीक है, रंक यानी कि गरीब, एक मतलब भिखारी को हम रंक बोलते हैं। इस गद्यांश के उपयुक्त शीर्षक आपको लिखना है। तो आप क्या लिख सकते हो, मुझे कमेंट करके बताओ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिख के बताना है, तो आप बता दीजिएगा। तो ये आपका एक होमवर्क भी हो जाएगा, और जो आपने करा, ठीक है, तो फटाफट से इसे कर लीजिए और अपने ग्रुप पर पिक्चर क्लिक करके भेज दीजिए। आई होप आपको ये पूरी वर्कशीट समझ में आ गई होगी। बट अगर छोटे से भी कोई डाउट होना बच्चों, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।